हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइस, हम जो ये घटना चक्र की जो सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हम जो पहला सब्जेक्ट लिया है जो है सामान्य विज्ञान, उसका पहला पार्ट भौतिक विज्ञान से हम कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं, जो पिछली वीडियो थी मेरी वो चैप्टर 5 की थी, और चैप्टर 5 में जो नोट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम अब उस चैप्टर 5 के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर 5 था वो था स्थूल पदार्थों के गुण, स्थूल पदार्थों के गुण। तो गाइस, हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है क्या है। देखिए गाइस, इसका आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। किसका? गोलाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो बाकी सबसे कम होता है, और पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का क्या है, प्रयास करता है, और वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। हम मतलब कोशिश करता है कि जो क्षेत्रफल है न्यूनतम घेरा जाए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, सेम है, तो इसका आंसर भी पृष्ठ तनाव है। देखिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, ये भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है। और अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है द्रव बिंदु की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ये भी वही चीज़ है। और इसमें लिखा है नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये हम एक्चुअली हम इसको पढ़ भी चुके हैं, पहले भी एक्सप्लेन करा था हमने कि तेल का जो तल तनाव यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, जिस वजह से क्या होता है कि तेल की जो बूंद है वो पानी के पृष्ठ पर जो है फैल जाती है। ठीक है, यही इसके इसमें लिखा है, व्याख्या में लिखा है। अब लिखा है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। तो क्योंकि उसका जो घनत्व, देखिए हमने कहा जो पानी का घनत्व है वो ज़्यादा होगा, और उसके ऊपर जो तैरने वाली या जो डाली गई चीज़ होती है उसका घनत्व कम होता है, तो वो तैरता है। तो इसमें यही है कि इसमें है कि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगा। ठीक है, फिर साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए, अगर आप एक चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन के घुलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है वो हो जाता है कम, और बुलबुले के अंदर का जो दाब है सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो मतलब जो बुलबुले के अंदर का दाब है वो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है उससे हमेशा क्या रहता है? अधिक होता है। तो इसमें लिखा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर लिखा है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होता है। मतलब एक नली है जिसमें एक छोटा बुलबुला है साबुन का, एक बड़ा बुलबुला है, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो क्या होता है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं गाइस। इसमें लिखा है कि किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है। छोटी बुलबुले में गैस का जो दबाव है बड़े बुलबुले की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। मतलब एक छोटा बुलबुला एक बड़ा, इसमें जो गैस का दबाव है वो अधिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कम होता है। फिर अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, अब हम क्या है? एक दूसरे के संपर्क में इसको लाते हैं, तो जो छोटा बुलबुला है वो क्या होता है? और भी छोटा होता जाता है, और बड़ा बुलबुला और भी बड़ा होता जाता है। तो इसमें है लिखा है बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाता है। फिर जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और इसकी जो त्रिज्या है बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या होगा? फैलेगा, और फैलने की वजह से त्रिज्या बढ़ेगी। फिर एक ही पदार्थ, गैस ये आईएएस को क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये आप अगर छोड़ भी देंगे, स्किप कर देंगे तो भी इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? देखिए, बहुत कुछ होता। लिखा है कि केरोसिन दीप का केशिकत्व क्या होती है। जैसे कि आप सिंपल एक उदाहरण लें, जैसे कि आपने एक वो बनाया, लैंप बनाया, मतलब उसमें एक बत्ती डाल दी, और इसमें क्या ऑयल है, तो ऑयल क्या होता है? इस बत्ती के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे आग जलती है। ठीक है, मतलब केशिकत्व में क्या है? नीचे से जो जल है या तो ऊपर की तरफ जाएगा, या ऑयल है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, रिश्ता हुआ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब अगर केशिकत्व होता ही नहीं तो क्या होता है? केरोसिन दीप का उपयोग क्या है?
केरोसिन दीप जो होते हैं उसका उपयोग क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। देखिए ये तो हो गया पहला सही। ठीक है, केरोसिन दीप में क्या होता है, हम एक बत्ती डाल देते हैं और वो तेल सोखता हुआ ऊपर की तरफ ले जाता है और फिर हम वहाँ पे क्या है जला लेते हैं उसको, ऊपर की तरफ तेल आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रॉ की हम बात करें तो स्ट्रॉ में ऐसा तो अपने आप तो नहीं आता, हम उसको सक करते खींचते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो सकता है गलत, क्योंकि ये केशिकावात की वजह से नहीं होता है। फिर स्याही सोखते पत्र काम करने विफल हो जाते हैं। बिल्कुल, स्याही सोखते में भी क्या करता है, वो स्याही को सोखने का काम करता है, ये भी केशिकत्व की वजह से होता है। और बड़े पेड़ जिससे हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो जल होता है पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है वो पृथ्वी के अंदर से क्या है, केशिकत्व क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधों के अन्य भाग तक पहुँचता है। तो ये भी सही है, यानी कि 1, 3, 4 सही है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर है बी है 1, 3, 4 गाइस। अब ये जो मैंने अभी जितना भी बताया और जो हमने कल के वीडियो मतलब जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसकी जो है व्याख्या और उसमें जो भी आपके नोट्स थे वो दोनों एक जैसे हैं गाइस। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए धीरे धीरे इसे ऊपर की तरफ कर देती हूँ। देखिए इसमें एक चीज़ ये है, केशिका क्रिया द्रव में किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में क्या होता है कि संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ का ऐसा नहीं, उसे हम खींचते हैं। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन हर चीज़ क्या है, ऊपर जा रही है अपने आप, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चल रहा है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। देखिए स्याही का सोखता बिल्कुल केशिकत्व की वजह से ही होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी केशिकत्व की वजह से होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और फिर लिखा है कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, अब देखो इसने बोला एकमात्र कारण, क्या पौधे की जल जो है क्या सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व की वजह से ऊपर चढ़ता है और कोई कारण नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा एकमात्र, ये एकमात्र नहीं है, मतलब जल और भी तरीके से पौधों में चढ़ सकता है। तो इसमें लिखा है कि जल जो चढ़ रहा है वो केशिकत्व की वजह से चल रहा है, और उसके अतिरिक्त क्या है, प्रस्वेदन, ससंजक आदि के कारण भी ऐसा होता है कि जल जो है आपका जड़ से लेकर ऊपर पूरे पौधों तक फैल जाता है। तो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तो गाइस इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। इसमें लिखा है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव के कारण केशिकाकर्षण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो द्रव है पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है, जो जल की अपेक्षा कुछ और जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। जब पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो वो उससे ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। देखिए गाइस, जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर मतलब उठकर ऊपर की तरफ आएगा तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर का जो दबाव है वो, देखिए गाइस, सपोज़ कि यहाँ पे पानी है, यहाँ एक बुलबुला है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं दाब, इतना सारा पानी है कि दाब, यहाँ पे जो दाब है वो होगा ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इस पर ऐसे लगेगा, पड़ेगा, तो ये बुलबुला क्या है, जिस आकार में छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, ठीक है, ये जो दाब है वो क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि अब इसके ऊपर पानी कम रह गया। ठीक है, अब हम अगर और भी ऊपर आएंगे, बिल्कुल ही ऊपर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर तो दाब पड़ ही नहीं, मतलब और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे जो इतना दाब पड़ा है, क्या यहाँ पे भी उतना ही दाब पड़ा है, नहीं। तो जब दाब कम हो जाएगा तो जो बुलबुले के अंदर का दाब है वो उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रसारित करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हुआ कि जो बुलबुले का साइज़ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। गाइस आप इसे पढ़िए, वही चीज़ लिखिए। देखिए आयतन बढ़ जाएगा बुलबुले का।
लिखा है ताप बढ़ने के साथ द्रव का शांतता क्या होती है, हमने कहा घट जाती है। जैसे सपोज़ कि आपने सरसों का तेल लिया और आपने क्या करा, उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सरसों का तेल है उसकी जो थिकनेस है ना, जो उसका गाढ़ापन है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो जो गाढ़ापन है उसको ही हम बोलते हैं शांतता। तो इसने कहा शांतता क्या हो जाती है, घट जाती है। बी है इसका आंसर। द्रव, अब इसमें द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, शांतता कहलाती है। और द्रव की शांतता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून महीने में क्या होता है, शीरा जनवरी के महीने की तुलना में कम श्यान होता है, क्योंकि जून में गर्मी ज़्यादा होती है, कम श्यान हो जाता है। फिर इसमें लिखा है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकल के बाहर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। लिखा है वायु, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि अगर पृथ्वी के तल के पास रहेंगे वहाँ वायुदाब ज़्यादा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है। तो इसमें लिखा है ए में लिखा है वायुदाब की कमी के कारण। अब क्या होता है, जब वायुदाब ऊपर कम हो जाता है तो जो पृथ्वी की जो पेन की जो स्याही है वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दाब उसमें लगता ही नहीं है, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, दाब क्रमशः कम होता जाता है। और इस कारण क्या है, ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडलीय दाब पेन के अंदर स्याही के दबाव का शान भंग हो जाता है और पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, वो बाहर निकल जाती है। फिर लिखा है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। इसमें लिखा है पास्कल का नियम। आइए देखते हैं कैसे। इसमें लिखा है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब पास्कल के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य यानी कि जीरो मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, सामान्य दाब होता है, ठीक है। कब, जब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नगण्य होता है, तो हर जगह क्या होता है, सामान्य दाब होता है, ठीक है। इसमें लिखा है किस पे, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से कहाँ क्रांति ला दी, कैसे क्रांति ला दी। क्या मोबाइल और ऑटोमोबाइल, मोबाइल मतलब मोबाइल मान लेते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब हम मान लेते हैं मोटरसाइकिल, ठीक है, या फिर कार। तो अब इससे क्या हुआ, लोगों के आवागमन के संबंध में क्या, उनका आवागमन आसान हो गया, क्रांति आ गई, बिल्कुल आ गई। तो लोगों के जुड़ाव, अब आवागमन आसान हो जाएगा तो जुड़ाव भी हो जाएगा। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये गलत है। देखो इससे मतलब मोबाइल से संवेदनशीलता का कोई मतलब नहीं है और जो है कार से भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2। यही चीज़ इसमें लिखी है। मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। तो अब लिखा है बैरोमीटर, पाठन में अचानक, देखिए बैरोमीटर किसके लिए होता है, वैसे दाब के लिए होता है, दाब को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर। अब इसने कहा कि बैरोमीटर में अचानक से क्या होता है, गिरावट आ जाती है। तो इसका क्या कारण होता है, इसका कारण ये होता है, मतलब इससे ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अब तूफान आने वाला है। तो इसका आंसर है ए, तूफानी मौसम। तो इसमें लिखा है वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से जो गिरावट आ जाने का कारण क्या है, मतलब आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक पाइप है सीधी खड़ी है और उसमें क्या है, छेद बना रखे हैं, छेद 1, 2, 3, 4। अब देखिए जहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा ना वहाँ अधिक प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो जो सपोज इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी बहुत दूर तक जाएगा, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो पानी दूर तक जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 1, 2, 3 और 4 इसमें से प्रेशर सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा 1 पे, बिकॉज पानी यहाँ इतना सारा पानी है ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर हमारा सबसे ज़्यादा 1 पे पड़ेगा, ठीक है। उससे कम हमारा 2 पे पड़ेगा, उससे कम हमारा 3 पे पड़ेगा और सबसे कम हमारा 4 पे पड़ेगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा, ये थोड़ा कम दूर तक जाएगा, ये थोड़ा और कम दूर तक जाएगा, ये थोड़ा और कम दूर तक जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें यही पूछा होगा कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी पर जाएगा, तो हमें पता है 1 से जाएगा। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अब ये वही शांता वाला क्वेश्चन आ गया कि पहली लेयर जो होती है, अच्छा यहाँ पे देखिए, अब जैसे पानी बह रहा है तो पहली लेयर दूसरे को रोकने का काम करती है, दूसरी तीसरे को रोकने का काम करती है, तीसरी चौथे को रोकने का काम करती है, फिर चौथी पाँच, ऐसे करके मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो ये पहली लेयर
तो रुकी हुई है ही, मतलब बहुत धीरे चल ही रही है। तो इसने क्या करा, जितनी तेज़ी से उसको जाना चाहिए दूसरी लेयर को, उसको उतनी तेज़ी से नहीं जाने रोकती है, फिर ये उसको रोकती है, ये उसको रोकती है। फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वेग अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो बीच वाली जो है सबसे तेज़ी से जाती है। फिर इसका आंसर होगा डी। इसमें लिखा निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का क्या है, उपोत्पाद है। मतलब पेट्रोलियम को जब हम पूरा परिष्करण करते रहते हैं उसके बाद एंड तक क्या बचता जाता है, तो हमारे पे है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या, इसमें लिखा है अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाही आचरण द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी परिष्करण कहलाती है। मतलब पेट्रोलियम से आप जो चीज़ें बनाते रहते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल बना लेते हैं, डीजल बना लेते हैं, मिट्टी का तेल बना लेते हैं, उसके बाद एंड में ऐसे करते करते ग्लिसरीन और बहुत सारी चीज़ें आप बनाते रहते हैं। तो लास्ट में क्या मतलब इसमें क्या है, जब आप इसका बिल्कुल तरह से परिष्कृत कर देते हैं तो उसके बाद एंड में क्या बनता है, एस्फाल्ट, ठीक है। तो वही इसका आंसर है। इसमें लिखा है कि अब गाइस इसमें लिखा है जाड़े के जल में देखिए हम क्या देखते हैं जाड़ों में या ध्रुवों पर जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हम देखते हैं कि समुद्र में या फिर पानी में ऊपर वाली जो पानी की लेयर होती है वो जम जाती है, लेकिन नीचे वाली जो पानी की लेयर होती है ना, मतलब नीचे जो पानी होता है वो जमा हुआ नहीं होता है, वो पानी जैसे बह रहा होता है वैसे ही होता है, लिक्विड अवस्था में ही रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो सॉलिड में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है गाइस? तो देखिए क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा जो टेम्परेचर है सपोज़ 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये कम होता जा रहा है, तो ये जब कम हो रहा है 10 से 9 डिग्री हो गया, 9 से 8 डिग्री हो गया, 8 से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाला पानी होता है उसका जो जैसे वो आपका ठंडा हो जाता है, इसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, हल्का पानी वापस से ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर जैसे 8 पे आए तो ये और ठंडा, ऊपर वाला 8 डिग्री पे आ गया तो वो नीचे चला जाता है, उसके हल्का वाला घनत्व वाला ऊपर चला जाता है। ऐसे ये कब तक चलता है कि जो घनत्व, जब पानी ठंडा होता है तो उसका घनत्व बढ़ता है तो वो नीचे जाता है, और जो हल्के घनत्व वाला होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसा कब तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, यही तक चलता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 4 डिग्री के बाद जैसे और कम होता है, यानी कि जैसे 3 डिग्री पे आता है, 4 डिग्री पे क्या होता है, पानी जो होता है यहाँ पे जल, 4 डिग्री पे जल जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। अब जो नीचे वाला पानी है वो हमारा कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या होगा, जैसे आपका 3 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री पे आने लगेगा, तो ऊपर वाला जो बर्फ़ है, ठीक है, वो, तो गाइस 4 डिग्री तक तो हम आ गए। तो अब नीचे वाला पानी है 4 डिग्री। अब देखिए पानी में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, जैसे आप 3 डिग्री पे आएंगे, तो जब हम 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री पे आते हैं तो घनत्व जो है ऊपर वाले का, जैसे ये 3 डिग्री सेल्सियस हुआ तो अब इसका घनत्व बढ़ेगा, मतलब बढ़ने की जगह क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जब घनत्व कम रहेगा तो ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, ऊपर वाले का घनत्व कम है, तो ये ऊपर ही रहेगा। फिर 2 डिग्री पे भी ऊपर रहेगा, 1 डिग्री पे भी ऊपर रहेगा, 0 डिग्री पे भी ऊपर रहेगा और ये बर्फ़ बन जाएगा। और नीचे वाला 4 डिग्री पे है, जो कि आपका क्या है, ये ऊपर वाला जो है आपका 0 डिग्री पे ये बर्फ़ बन जाएगा, और जो नीचे वाला है वो 4 डिग्री पे आके रुक गया था और ये 4 डिग्री पे ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, जल, और ये बन जाएगा आपका बर्फ़, ठीक है। तो गाइस इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, अधिकतम होती है। इसमें लिखा है कड़े जाड़े की झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके जो तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण होता है, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वो हो जाता है अधिकतम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है शीतकाल में जब झील, सेम क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर ये भी वही क्वेश्चन है, बर्फ़ जमी झील, मतलब सेम क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए जब आप वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका आयतन बदलता है, उसका भार भी बदलता है, उसका द्रव्यमान, लेकिन जो उसका घनत्व है वो वैसे का वैसे ही रहता है, यानी कि घनत्व नहीं बदलता। फिर पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व रहता है किसका, पानी का,
वही चीज़ यहाँ पे लिखी है गाइस, जैसे आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझा दी वही है। फिर इसमें लिखा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है, वही 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। अब इसमें लिखा है जल का अधिकतम घनत्व होता है, कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। देखिए गाइस, तो हमारे पास केल्विन वाला क्या होता है, केल्विन का सूत्र होता है C+273 होता है। हमने कहा 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा घनत्व का होता है पानी, तो 273, यानी कि ये हो गया टोटल 270, कितना हो गया, 4 5 6 77 केल्विन, यानी 277 केल्विन। तो इसका आंसर है 277 केल्विन। अब इसमें लिखा है लोहे का एक गोला जो है पारद, पारद मतलब होता है पारा, पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो ये क्यों होता होगा कि पारे का जो घनत्व है लोहे से कम होता है, ठीक है, इसलिए वो पारे पे तैरता है। लेकिन जब लोहे और पानी को देखेंगे तो पानी का घनत्व कम होगा और लोहा पानी में डूब जाएगा। दूसरा इसमें लिखा है आर में लिखा है कि लोहे का जो आपेक्षित घनत्व है वो पारद के आपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है, अगर लोहे का घनत्व अधिक होता है तो वो पारे में भी डूब जाता, ठीक है। तो ए सही है, मतलब इसका आंसर होगा आई थिंक सी। देखिए इसका आंसर है सी। तो गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन है, वही चीज़ है, घनत्व की बात है। इसमें लिखा है लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। वही क्वेश्चन है कि लोहे का घनत्व, लोहे की कील का घनत्व क्या होगा, पारे के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगी, और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगी, ठीक है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज क्या होता है, तैरता रहता है। अब इसी थोड़ा सा अलग है, इसमें लिखा है किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार और उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो घनत्व है दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो वस्तु का भार और वो जितना जल हटाता है उसको, उसके अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब इसमें लिखा है शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होगा, तो वे वस्तुएं जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा वो डूब जाएगी, 1 से कम होगा वो तैरेगी, लेकिन जिसका 1 से अधिक होगा वो डूब जाएगी। तो जो हमने कहा कील का जो अपेक्षित घनत्व होता है ना वो 1 से अधिक होता है तो वो डूब जाती है, लेकिन जो जहाज है उसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा, 1 से कम होगा, इसलिए वो तैरता रहेगा। किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात। तो जहाज क्या है, बहुत ही ज़्यादा जल को हटा देता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जल को हटा देगा तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो वो होता है जो आपका जल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण से, ठीक है। वैसे पानी की ये वही चीज़ लिखी है और कुछ नहीं लिखा। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के सहसंजक बल के कारण जो उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित करता है तब लोहे की सुई क्या है, पानी के ऊपर तैरती है। फिर लिखा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होगा, जैसे जैसे आप बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, पानी की सतह के ऊपर, सतह से ऊपर जो वो है बाल्टी, जैसे आप पानी से बाहर निकालोगे सतह से ऊपर तो बाल्टी हमको भारी लगने लगेगी। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम और पानी की सतह के ऊपर क्या अधिक लगता है, वस्तु के भार में प्रतीतीय कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है और यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। तो लिखा है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा होता है और जो इसका जल में भार होगा, जल में देखिए भार क्या होता है, 0 होता है। देखिए सपोज कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे में जल भरा है, ठीक है, और ये बनाता है 1 किलोग्राम, तो जो 1 किलोग्राम है नीचे बल लग रहा है और इतना ही बल क्या है ऊपर भी लगता है, लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि दिशा अलग है। तो सपोज़ कि 1 किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हो गया 0, यही बोला, इसका भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। गाइस यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए इसमें हमने 200 मान लिया, ठीक है, 200 और माइनस 200, ठीक है, वो हो गया आपका 0। फिर लिखा है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है। देखिए ये होता है अपकेंद्र बल। दो बल हमें पता है, अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या होता है, जब हम मथते हैं तो जो क्रीम होती है वो ऐसे करके इसमें फोर्स लगता है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, और जो क्रीम होती है वो हम देखते हैं जो दीवार होती है आपकी, जो भी आपका बर्तन है उस पर, उसके चारों तरफ आ जाता है क्रीम, ठीक है, उसमें क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है घनत्व, ठीक है। आगे देखते हैं।
गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प में गर्मी पाकर गर्म हो जाती है, जिससे जल वाष्प का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और घनत्व घटने के कारण क्या होता है, जल वाष्प हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अब वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो दाब और ताप दोनों में कमी के कारण क्या होता है, जल वाष्प फैलती है, और जब वो फैलती है तो क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर क्या है, तैरती रहती है, और हम इसी को क्या बोलते हैं, बादल। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप चाहे ऐसे ही पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी वस्तु को पानी में या समुद्र में डालते हैं तो उसका जो है 10% जो है भाग समुद्र के ऊपर रहता है और 90% समुद्र के जल के नीचे रहता है, सतह के ऊपर सतह के नीचे, तो वही लिखा है इसमें। तो सपोज तो 10% का मतलब हो गया, देखिए इसमें लिखा है कि शुद्ध जल के बर्फ़ के परिवर्तित होने पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व का कितना होता है, 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ़ का 90% जो भाग होता है पानी के अंदर होता है, 10% जो होता है पानी के बाहर होता है। आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर में प्लावी बर्फ़ दिखाई पड़ती है जब जल के ऊपर बर्फ़ का केवल 1/9 भाग जो है दिखाई देता है, और प्लावी बर्फ़ का 8/9 भाग क्या है, जल की सतह के अंदर होता है। क्योंकि समुद्री जल लवड़ी होता है, लेकिन उसमें जो है निर्मित बर्फ लवड़ी नहीं होती है, वह शुद्ध होती है। तो चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग की सतह से ऊपर का भाग बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए अब समुद्र की बात करी थी इसने, वो भी आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर की, तो ये है 1/9। वैसे हम देखते हैं क्या, तो यहाँ पे होता है 90% और यहाँ पे होता है ऊपर होता है 10%। डूबा भाग कितना होता है, 90%। फिर गाइस लिखा है पानी के एक ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो जो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए गाइस इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी उतना ही रहता है। आर्कमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर के द्रव में स्थान घेरती है और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें लिखा है पानी के 4 डिग्री से सेल्सियस पर शरीर तैरता है, जबकि जो है तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाए तो क्या होता है, डूब जाएगा कुछ भी। क्योंकि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जो शरीर है वो तैर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो पानी का घनत्व कम हो जाएगा, और शरीर का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। कैसा भी इसे पढ़िएगा, वही चीज़ लिखी है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि जो समुद्र का घनत्व होता है वो जो नदी होती है, नदी के जल, देखिए समुद्र के जल का घनत्व और नदी के जल का घनत्व दोनों में क्या अंतर है कि जो समुद्र के जल का घनत्व है वो अधिक होता है और नदी के जल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिससे नदी के जल में क्या है, डूबने की संभावना ज़्यादा होती है और समुद्र में डूबने की संभावना कम होती है, क्योंकि घनत्व इतना ज़्यादा होता है, तो आपके शरीर को ऊपर उठाए रखता है, ठीक है। और घनत्व में क्या क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड होता है समुद्र में। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवण की अधिकता के कारण क्या होता है, जो समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है और उत्प्लवन जो है अधिक होता है, यानी कि जो नीचे से फोर्स लगता है वो अधिक होता है, तो आसान होता है उसमें तैरना। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा, देखिए हमने वही कहा कि नदी में घनत्व कम होगा तो जहाज़ थोड़ा डूबा हुआ रहेगा, जैसे ही वो सागर में आएगा घनत्व ज़्यादा तो जो जहाज़ पे उत्प्लावन बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है तो नीचे से उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा तो जहाज़ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका आंसर ये है ए, तो वह कुछ ऊपर उठता है, ठीक है गाइस, यही है इसका आंसर। अब इसमें लिखा है जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल सही है। और सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्या, अच्छा स्थित विज्ञान, तो गाइस इसका आंसर विश्राम की स्थिति। तो इसमें लिखा स्थित विज्ञान यानी कि स्टैटिस्टिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो गाइस हमारे जो ये चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, तो हमने जो नोट्स हैं वो इससे पिछली वाली वीडियो में देखे, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो गाइस अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो ये भी अपनी वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू गाइस।